आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे। फिर वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी इन्होंने दायित्व का निर्वाह किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन भी रहे। आदरणीय डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी आज हमारे सामने हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे। आपने जीवन यात्रा तो बहुत कठिन परिस्थितियों में शुरू की है, बहुत सारे जीवन के उतार और चढ़ाव देखे। आज कैसा महसूस हो रहा है कि देश में परिवर्तन जो दिख रहा है, क्या यह परिवर्तन एक आश्चर्यजनक घटना की तरह नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम कहाँ आज से कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ दिख रहा है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वे सफल हुए। तब कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। उन्होंने किसी पुस्तक में चीज़ों को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही चीज़ों को देखा और कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर शरीर समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। और अपने उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक दर्शन, दृष्टि और विचार का निर्माण किया जिसका नाम भारत है। भारत केवल भूखंड मात्र नहीं है, यह एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है। और वह दर्शन, दृष्टि, विचार हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन के मूल में तो प्रतिष्ठित है ही, यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक के मूल में भी वही दर्शन, दृष्टि, विचार रहा है। और उस दर्शन, दृष्टि, विचार का जो पहला और मूलभूत सिद्धांत रहा वह है वसुधैव कुटुंबकम। यह वसुधा हमारा परिवार है और परिवार हमारे जीवन के विचार का आधार बना। और परिवार में अगर एक भी व्यक्ति दुखी हो तो फिर कोई सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए अगला सिद्धांत आया सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि परिवार में जब तक सब सुखी नहीं रहेंगे तब तक हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स। ये नहीं कि जो हमने कह दिया वही सही है। अगर हमारा विरोधी भी सही बात कह रहा है तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। यही भारत की उदात्त परंपरा है। और यहाँ हारने वाला जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं मानता। वो ये कहता कि मुझे सत्य पता नहीं था, आज आपने मुझे सत्य का एहसास कराया, मैं आज से आपका अनुयायी हूँ। इसलिए भारत शास्त्रार्थ और संवाद की भूमि रही है। आज आवश्यकता है हमें अपनी नई पीढ़ियों को इसी भारत को समझाने की। आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने चल रही हैं। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही समाधान का रास्ता है और वह है भारत का दर्शन, दृष्टि और विचार। आज यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, यहाँ तक कि एक नौबत हमारे साथ भी आई है पाकिस्तान और भारत के बीच, इन सब चीज़ों का अगर कहीं कोई मूल कारण है तो कहीं न कहीं वैचारिक सोच है। एक भारत का विचार है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, या वसुधा हमारा परिवार है। इसमें केवल मनुष्य नहीं है, केवल प्राणी नहीं है, ये पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ भी हमारा परिवार हैं। डॉक्टर साहब, भारत हमेशा से अहिंसा के धर्म को मानता रहा है, लेकिन अगर हिंसा हम पर थोपी गई, आतंकवाद अगर हमें प्रभावित करता है तो हम समस्त भारतवासी एकजुट होकर संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। और आज कुछ ऐसा ही परिदृश्य है कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के विकास की यात्रा को अवरोध करने की कोशिश की, हमारे विचार को प्रभावित करने की कोशिश की, और हम पूरे विश्व क्षितिज पर एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे, उसको कहीं न कहीं छवि को धूमिल करने की कोशिश की। ऐसे संदर्भ में हम क्या सोचते हैं आज? देखिए, यह सृष्टि जो है वो आसुरी और दैवी शक्तियों का संयोग है। आसुरी शक्तियाँ भी रहेंगी और दैवी शक्तियाँ भी रहेंगी। हाँ, कभी कभी इनका अनुपात बदलता है। तो भारत जो है वो आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व अपना परिचय नहीं मानता है। वह मानता है कि दैवी शक्तियाँ हमारा परिचय हैं, उनके आधार पर ही हमें समाज का निर्माण करना है और उसे आगे चलाना है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम अहिंसावादी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, व्यास जी से किसी ने पूछा कि 18 पुराण तो हम पढ़ नहीं पाएंगे तो इनको हम कैसे समझें क्या है। तो उन्होंने एक ही वाक्य में उत्तर दिया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में केवल हमारे दो ही बातें हैं कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परंतु यहाँ यह भी जरूरी है कि आसुरी शक्तियों को जब हम अपने इस प्रेरक प्रसंग और व्यवहार के आधार पर नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं तो फिर एक ही उपाय है कि ऐसी शक्तियों को
दंडित करने के लिए शस्त्र उठाना भी, माने शस्त्र और शास्त्र दोनों की भूमि ये रही है कि अगर शास्त्र की बात नहीं मान रहा है कोई व्यक्ति तो फिर शस्त्र उसका समाधान है, परंतु वो पहला उपाय नहीं है। इसलिए भारत हमेशा उसी रास्ते पर चलता है कि वो कभी शुरुआत नहीं करता। आज भी आप देख रहे हैं भारत ने शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर आतंकवादी हमारे यहाँ निरपराध लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे लोगों को अगर प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे तो फिर उनको दंडित करना यह भी हमारी परंपरा है, यह भी भारत का दर्शन, दृष्टि और विचार अनादिकाल से रहा है। रावण को राम ने बहुत समझाया, जब नहीं माना तो फिर रहा न को कुल रोवन हारा, कोई बचा नहीं वहाँ। निस्संदेह आपने सही कहा डॉक्टर साहब, लेकिन वैचारिक रूप से यहाँ पे हम इस बात को कहना चाहेंगे कि हमारा देश हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहने की कोशिश करता है, चाहे किसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरह रहा हो या आज अपने 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, या यूँ समझिए कि मानव संसाधन में भारत एक बड़ी हस्ती के रूप में आज प्रतिष्ठापित कर रहा है पूरे विश्व में खुद को। तो ऐसे में हमारे सोचने का नज़रिया व्यापक होना चाहिए, हमारे काम करने का नज़रिया व्यापक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आतंकवाद हमसे अगर उलझता है, आतंकी उलझता है, तो उसे हमें दंडित करने का भी अधिकार है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां का निर्वाह आपने किया था, इनके पीछे प्रेरक तत्व आपको मिलता कहाँ से था? देखिए, आपने बहुत मौलिक प्रश्न किया है कि सबसे पहले शुरुआत परिवार से होती है। हमारी माँ की तपस्या साधना, बहुत पढ़ी तो नहीं थी पर रामचरितमानस का रोज पाठ करती थी, और अंत में उनकी स्मरण शक्ति का पूरी तरह से लोप हो गया, पर रामचरितमानस उनको पूरा याद था। एक चौपाई अगर हम कहते तो अगली वो अपने आप सुनाती थी। तो सबसे बड़ी प्रेरणा हमको उनकी तपस्या और साधना से मिली, जिसके आधार पर भारत के बारे में हमारे मन में एक अलग प्रकार का विचार बना कि वह भारत जो है वह टकराव का स्वरूप नहीं है। वहाँ पर पति और पत्नी अलग अलग नहीं हैं, सब भाई और बहन एक हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। यही संस्कार जब मुझे परिवार से मिले और मैं समाज में आया तो अनेक प्रकार के ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई, जिनके माध्यम से मुझे तो हमारी माँ हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुजनों का प्रभाव रहा, और बहुत सारे ऐसे अनेक महापुरुषों के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, जिनसे मेरे मन के अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आज हम अगर हैं खड़े तो हमारे खड़े रहने के मूल में केवल हम नहीं हैं, हमारा परिवार है। जिस संस्था से हम निकल करके बाहर आए वह संस्था भी है, वह समाज भी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि परिवार, संस्था और समाज, इनमें एक रिश्ता है, और वह रिश्ता बिल्कुल अस्थायी और शाश्वत सनातन है। हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। हम जब पैदा हुए तो परिवार ने हमें पढ़ना, बोलना, खाना, चलना, खड़े होना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य आया तो हमने परिवार के लिए किया, अर्थात हमने लिया और फिर हमने दिया। यही रिश्ता संस्था और समाज में भी है। हमने संस्था से लिया, जिन संस्थाओं से हमारा निर्माण हुआ उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए और उनके उत्थान में भी हमारी भूमिका बननी चाहिए। यही हाल समाज का है। जितना समाज ने हमको दिया है, अगर हम उससे अधिक वापस करेंगे तो संस्था और परिवार आगे बढ़ेगा, और अगर हम केवल लेंगे और देते समय मुंह मोड़ेंगे तो ऐसा परिवार, संस्था और समाज स्टेगनेट करेगा और डाइल्यूट कर जाएगा। यही संस्कार और स्वभाव हमारा प्रारंभ में परिवार से, फिर जिन महापुरुषों के साथ, जिन बड़े लोगों के साथ मुझे रहने का मिला, उन लोगों ने ही बताया कि हमें समाज से जितना हमने लिया है, अगर कदाचित हम उतना वापस नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में यह भाव जरूर होना चाहिए कि हम कुछ न कुछ तो वापस करें। अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी हम विचार करें कि वे हमारे ऊपर गर्व कर सकें, हमारा नाम आने पर वो शर्मिंदा न हो। इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति के बाद सभी सुनने वालों को अपने पसंद का कोई गीत सुनवा दीजिए। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप इस समय? कोई गीत जो हमारे पूर्वजों के अतीत से हमको जोड़ सके और उन पर हमें गर्व की अनुभूति करा सके, ऐसा कोई गीत मैं सुनना चाहूँगा। हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, एक जाने माने शिक्षाविद, एक अर्थशास्त्री, और जिन्होंने पूरे समाज को बड़े नज़दीक से देखा है, जिन्होंने जीवन भी अपना समर्पित किया है सामाजिक समभाव समरसता के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए। एक दृष्टि है इनकी, और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी जा कहाँ रही है? इसे राह दिखाने वाले कहाँ हैं? ये तो अंधाधुंध भाग रहे हैं। हम संस्कृति और संस्कृति के संवाहक
को लाके पकड़ के तो रख सकते हैं, इन्हें मार्गदर्शन कौन देगा? बहुत सही बात चतुर्वेदी जी आपने कही है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये नई पीढ़ी का दोष नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपने इतने बड़े जीवन में अनुभव किया है कि युवा मन हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा होता है, पर वो परिपक्व नहीं होता। इसलिए अगर उसे असत्य और अन्याय को भी सत्य और न्याय जैसा दिखा दिया जाए तो कई बार वो उसके पक्ष में भी जयकारा लगाने लगता है। तो नई पीढ़ी का दोष नहीं है। हमने उस नई पीढ़ी ने परिवार से, समाज से, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से जो देखा वही उसके जीवन का स्वभाव और आदर्श बन गया। इसलिए आज ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने बारे में केवल विचार न करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी विचार करें कि उनकी दिशा क्या होगी। वे भारत को सही दृष्टि से समझ सकें कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही एकमात्र ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भारत का कोई न कोई महापुरुष समय के किसी न किसी बिंदु पर नहीं गया और उसने मानवता के कल्याण के लिए वहां काम नहीं किया। इसलिए हम अपनी नई पीढ़ियों को भारत का स्वरूप, उसका विचार, उसकी दृष्टि समझा सकें, तभी भारत फिर भारत बन सकेगा और वह विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन थे पहले आप, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे देश की जो राजनीतिक सामाजिक जो परिदृश्य है उसमें हमें लोग जातियों में क्यों तोड़ते हैं? हम अपने देश के समग्र विकास की गाथा क्यों नहीं लिख सकते साथ मिलके? बहुत सही बात आपने कही। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर हमें शरीर समझ में आ जाए तो हमें पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का आकार अलग अलग है, ये एक दूसरे से मिलते नहीं, इनके सबके काम अलग अलग हैं, परंतु ये एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। हमारी आँख, नाक, कान ये सब अलग अलग हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं। परंतु अगर कल आँख ये कहे कि रोज मुँह ही भोजन करता है, आज मैं करूँगी, तो आँख भी नष्ट हो जाएगी और मुँह भी नष्ट होगा। और शरीर का अगर एक भी अंग हमारा विकृत होता है तो फिर हम विकलांग कहे जाते हैं। इसलिए हमको शरीर की ही तरह समाज है, और समाज के अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक ये सब स्वस्थ नहीं होंगे तब तक समाज स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए। और जाति एक व्यवस्था है, इसलिए जाति व्यवस्था के रूप में तो स्वीकार्य होनी चाहिए, पर जातिवाद स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्यपाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, ये क्या है? ये जातियां ही हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। तो जाति एक व्यवस्था है जो हमेशा रहेगी, उसका स्वरूप बदल सकता है, परंतु जातिवाद नहीं होना चाहिए। आज हमारे कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में जिस तरह का जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया है अपने स्वार्थ में, उससे समाज की क्षति तो होगी ही, एक दिन उनको भी पछतावा होगा कि उन्होंने जो कुछ किया। अगर समाज ही नहीं बचेगा तो फिर उनका स्वार्थ भी एक न एक दिन अधूरा रह जाएगा, वह भी पूरा नहीं होगा। निस्संदेह डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बात कही, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक गीत सुन लेते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला न रह जाए, मिलकर बोझ उठाना। आइए सुनते हैं ये गीत। हमारे साथ हैं आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो आज आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में भारत ने आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिस देश में पनाह मिलती है इन आतंकवादियों को, वहाँ घुस के मारा हमारे देश ने। हमारे देश का सारा सैन्य बल एकजुट था, न उसमें जाति थी न धर्म था, सबका एक ही संकल्प था कि हम भारतवासी हैं और भारतवासी अपने शत्रु को कहीं भी घुस के मारेंगे। जो हमारी विकास गाथा लिखने में कोई भी रुकावट खड़ा करता है, किसी तरह की समस्याएं खड़ी करता है हमारे देश में, किसी के लिए भी, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस भावना को आज जनमानस के जन जन तक जुड़ा हुआ देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये भारत भूमि वह भूमि है जहाँ से हम लोग अगर विचार करें तो देशभक्त जो है वो एक भावना है।
एक विचार है, उसका संबंध किसी जाति से नहीं है। आज वही इतिहास फिर दोहराया गया जब सोफिया कुरैशी जैसी कर्नल नेत्री ने हमारी सेना का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत का जो उद्देश्य था उसे पूरा करने में पूरी मदद की उसने। इसलिए सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी हमारी जो वीरांगनाएं हैं, ये भारत के अतीत को हमारे सामने रखती हैं कि जब जब संकट आएगा और जब जब अन्यायी लोग हमारे स्वभाव को, हमारे विचार को क्षति पहुंचाने की अपनी हरकत से पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, तब उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर और इन बहादुर सैनिकों पर, इन वीरांगनाओं पर, जिन्होंने भारत के गौरव की रक्षा के लिए इन अन्यायियों और अत्याचारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस जज्बात को, इस भावनाओं को समेटते हुए हम आपके साथ साझा करते हैं इस गीत के भाव। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत कम समय है। आप लखनऊ यात्रा पर आए हुए हैं और हमारे विशेष अनुरोध पर आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में आए हैं। हम आपसे एक छोटा सा संदेश, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं नौजवान, क्या देना चाहेंगे उन जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपनी व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, एक मार्ग चाहते हैं, एक राह चाहते हैं जहां वो कुछ कर सकें, स्वयं को सिद्ध कर सकें? हमारा भारत के नौजवानों पर पूर्ण विश्वास है। उनको अगर सही दिशा दी जाएगी, सही मार्ग दिखाया जाएगा, तो वे न केवल अपना निर्माण करेंगे बल्कि अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने राष्ट्र के निर्माण में भी अपना पूरा योगदान देंगे। अयोग अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई ऐसा अक्षर नहीं जो किसी न किसी मंत्र का हिस्सा न हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई विशेष योग्यता और क्षमता न हो। योजकस्तत्र दुर्लभः। अगर हम अपने नौजवानों को ठीक दिशा दिखा सकें, उनके गुण के साथ उनको जोड़ सकें, तो वे अपना निर्माण करेंगे, अपने परिवार का निर्माण करेंगे, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाएंगे और इस राष्ट्र के गौरव के रूप में हमारे सामने खड़े होंगे। आज हम सब लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतनी क्षति नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए मैं सज्जनों का भी आह्वान करूँगा कि वे केवल अपने घर बैठ करके, केवल अपने बच्चों तक सीमित न रह करके हमारे इन नौजवानों को भारत का बोध कराने के लिए आगे आएं। निश्चित तौर पर भारत का गौरव आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि विश्व के गौरव को भी बढ़ाने में अपनी भूमिका को तय करेगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को गढ़ने और उसके निर्माण की संकल्प यात्रा में डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी के ये विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, हम आकाशवाणी परिवार आपका आभारी है कि आपने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे सुनने वालों के साथ थोड़ा सा समय आपने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारी तरफ से और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।